सभी को प्रणाम। सभी लोग कमर सीधी कर लें, नेत्र बंद। आज के स्वाध्याय को आरंभ करने से पहले परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति में गायत्री के महामंत्र के साथ गायत्री महाविज्ञान के स्वाध्याय को हम आरंभ करेंगे। साथ साथ गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वर गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग पढ़ रहे थे स्वर योग। थोड़ा सा हम लोग ने पढ़ा भी था, पर इसको शुरू से पढ़ते हैं। विज्ञान में कोश वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति में वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता है। यानी कि अगर आपको विज्ञान में कोश को जागृत करना है तो आपको वायु तत्व को अधिकृत करना पड़ेगा। मतलब वायु तत्व पर अपनी उसको अधिपत्य जमाना पड़ेगा या वायु तत्व को जागृत करना पड़ेगा। तो अनेक प्रकार से अपना हित संपादन किया जा सकता है। ऐसा यदि कर सके, अगर वायु तत्व पर अधिकार प्राप्त कर लिया तो विज्ञान में कोश जागृत होएगा और इस प्रकार से आपका बहुत ही मतलब एक तीव्र गति से आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। मतलब बहुत, आप कहना चाहिए आत्म साक्षात्कार के बहुत ही नजदीक पहुंच जाएंगे। क्योंकि जैसे आपको पहले बताया जो चुका है, एक ये क्या है, लेयर्स हैं। आत्मा के ऊपर एक तरह की लेयर्स हैं। तो जैसे कि आप अंदर किसी खजाने तक पहुंच रहे हैं तो उसके 5 दरवाजे हैं। जो 5 दरवाजे आपके अगर लॉक्ड हैं तो ये आपके लिए अवरोध हैं, क्योंकि आप इसको खोल नहीं पा रहे। और जब आप इन पे आधिपत्य जमाने लगते हैं या इसकी आप इसमें जो निहित रिद्धि सिद्धियां हैं उनको आप जागृत करने लगते हैं, तो एक एक कोश करके आप अंततः अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो पहला प्रथम हमने पढ़ा अन्न में कोश, उसके बाद प्राण में कोश, फिर मन में कोश और चौथा है विज्ञान में कोश। तो विज्ञान में कोश की चूंकि वायु प्रधान है, यानी कि उसमें जो तत्व सबसे अधिक प्रधान है वो है वायु तत्व। तो इसलिए इसकी साधना वायु तत्व पर अधिपत्य जमाने के लिए आपको स्वर योग की साधना गुरुदेव बता रहे हैं। स्वर शास्त्र के अनुसार श्वास प्रश्वास के मार्गों को नाड़ी कहते हैं। ये हम लोग ने पढ़ा था उस दिन, एनर्जी चैनल जिसमें प्राण शक्ति बहती है। शरीर में ऐसी नाड़ियों की संख्या 72,000 है। इनको नसें ना समझना चाहिए, स्पष्टतः ये प्राण वायु आवागमन के मार्ग है। तो ये ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, नर्व्स ये सब नहीं है। ये सूक्ष्म शरीर में स्थित ये प्राण शक्ति के प्रवाह की चैनल्स हैं, धमनियां हैं एक तरह की, जो विजिबल नहीं है। स्थूल रूप से ये विजिबल नहीं है। नाभि में इसी प्रकार की एक नाड़ी कुंडली के आकार में है। इसमें से ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्त, जिव्या, पूषा, यशुनी, अलम्बुषा, कुहू तथा शंखनी नाम की 10 नाड़ियां निकली हैं और ये शरीर के विभिन्न भागों की ओर चली जाती हैं। इनमें से पहली 3 प्रधान है, सबने इसको सुना ही हुआ है। ईड़ा को चंद्र कहते हैं जो बाएं नथने में है, पिंगला को सूर्य कहते हैं जो दाहिने नथने में है, सुषुम्ना को वायु कहते हैं जो दोनों नथनों के मध्य में है। जिस प्रकार संसार में सूर्य और चंद्र नियमित रूप से अपना अपना काम करते हैं, उसी प्रकार ईड़ा पिंगला भी इस जीवन में अपना अपना कार्य नियमित रूप से करती हैं। इन तीनों के अतिरिक्त अन्य 7 प्रमुख नाड़ियों के संस्थान इस प्रकार हैं। ये हम लोग ने पिछली बार पढ़ा भी था कि 10 उसमें ओपनिंग्स हैं पूरे शरीर में, तो 2 हो गई ये आपका बाया और दाया, ये आपका नथुना,
नॉस्ट्रल, गांधारी है बाएं नेत्र में, हस्तजिह्वा दाहिनी नेत्र में, पूषा दाहिने कान में, यशस्विनी बाएं कान में, अलम्बुषा मुंह में, कुहू लिंग देश में और शंखनी गुदा मार्ग में। इस प्रकार शरीर के 10 द्वारों में 10 नाड़ियां हैं। हठ योग में नाभिकंद अर्थात कुंडलिनी स्थान गुदा द्वार से लिंग देश की ओर 2 अंगुल हटकर मूलाधार चक्र माना गया है। स्वर योग में यह स्थिति माननीय न होगी। स्वर योग शरीर शास्त्र से संबंध रखता है और शरीर की नाभि या मध्य केंद्र गुदा मूल में नहीं वरन उदर की टुंडी में ही हो सकता है। इसलिए यहाँ नाभि देश अर्थ का तात्पर्य उदर की टुंडी मानना ही ठीक है, जिसे हम लोग अम्लाइकस कहते हैं। श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष संबंध उधर से ही है। जब हम लेते हैं सांस अपनी तो कहते हैं ना डीप ब्रीथ जब लीजिए प्राणायाम में विशेष करके तो पेट तक सांस को भरिए, पेट फूलना चाहिए। तो इसका संबंध कहाँ से हुआ? हमारे उदर से। और उदर का जो सेंटर है या पूरे शरीर का जो सेंटर है वो नाभि माना गया है, यानी अम्लाइकस टुंडी जिसे कहते हैं। इसलिए प्राणायाम द्वारा उदर संस्थान तक प्राणवायु को ले जाकर नाभि केंद्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहां की सुप्त शक्तियों का जागरण हो सके। ये पिछले स्वाध्याय में हमने आपको एक्सप्लेन किया था कि किस तरह से डायफ्राम के ऊपर नीचे जाने से जो हमारी सोलर प्लेक्सेस होती हैं वो किस तरह से वहां पे उसका हल्का हल्का मसाज होता है और उससे वो जागृत होती है प्राणायाम के माध्यम से। अब आगे पढ़ते हैं। घर्षण से सुप्त शक्तियों का जागरण, इतना आप याद रखिए ना कि घर्षण होएगा तो प्राणायाम इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जब डीप ब्रेथ लेते हैं तो उससे उस जो संस्थान है उसका घर्षण, उससे घर्षण होता है, वहां पे मसाज होती है और उससे उसकी सुप्त शक्तियों का जागरण होता है। चंद्र और सूर्य की अदृश्य रश्मियों का प्रभाव स्वरों पर पड़ता है। सब जानते हैं कि चंद्रमा का गुण शीतल और सूर्य का उष्ण है। शीतलता से स्थिरता, गंभीरता, विवेक, प्रभृति गुण उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर सारस्वत आप ये बताएंगे प्रभृति का अर्थ क्या होगा? प्रवृत्ति मीन्स आदि एटसेट्रा। अच्छा, ओके, प्रवृत्ति, ओके। शीतलता से स्थिरता, शीतलता है चंद्रमा, मतलब शीतलता है चंद्रमा का जरा सा भी आप ध्यान भी करें उसकी तरफ देख भी लें तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर एक शीतलता आती है। शीतलता आएगी साथ में स्थिरता आएगी, शीतलता से स्थिरता बढ़ती है, गंभीरता बढ़ती है, विवेक। और उष्णता से क्या होता है? तेज, शौर्य, चंचलता, उत्साह, क्रियाशीलता, बल आदि गुणों का आविर्भाव होता है। दोनों इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है कि एक इंपॉर्टेंट है। कि अगर आपको उष्णता चाहिए तो उससे तेज बढ़ेगा, शौर्य बढ़ेगा, आपकी चंचलता यानी क्रियाशीलता बढ़ेगी, उत्साह, हाँ क्रियाशीलता चंचलता अलग अलग लिया, बल, ये सब बढ़ेगा। लेकिन साथ में उसमें स्थिरता, गंभीरता होना आवश्यक है। विवेक, विवेक, तभी तो आप निर्णय करेंगे कि सही गलत क्या है। मनुष्य को सांसारिक जीवन में शांतिपूर्ण और अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते हैं। किसी भी काम का अंतिम परिणाम उसके आरंभ पर निर्भर है। इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्मों को आरंभ करते समय ये देख लेते हैं कि हमारे शरीर और मन की स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है कि नहीं। एक विद्यार्थी को रात में उस समय पाठ याद करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है तो वह पाठ को अच्छी तरह याद ना कर सकेगा। यदि यही पाठ उसे प्रातः काल की अनुकूल स्थिति में दिया जाए तो आसानी से सफलता मिल जाएगी। ध्यान, भजन, पूजा, मनन, चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता है, किंतु उत्साह भरने और युद्ध के लिए कोलाहलपूर्ण वातावरण की, बाजों की घोर ध्वनि की आवश्यकता होती है। ऐसी उचित स्थितियों में किए कार्य अवश्य ही फलीभूत होते हैं। इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर योगियों ने आदेश दिया कि विवेकपूर्ण और स्थायी कार्य चंद्र स्वर में किए जाने चाहिए, जैसे विवाह, दान, मंदिर, कुआं, तालाब बनाना, नवीन वस्त्र धारण करना, घर बनाना, आभूषण बनवाना,
शांति के काम, पुष्टि के काम, शफा खाना, औषधि देना, रसायन बनाना, मैत्री, व्यापार, बीज बोना, दूर की यात्रा, विद्या अभ्यास, योग क्रिया इत्यादि। ये सब कार्य ऐसे ही हैं जिनमें अधिक गंभीरता और बुद्धिपूर्वक कार्य करने की आवश्यकता है। इसलिए इनका आरंभ भी ऐसे ही समय में होना चाहिए जब शरीर के सूक्ष्म कोश चंद्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हैं। तो इसमें तो कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसके अंदर जो गुरुदेव ने कहा वो सिंपल सी बात है कि स्वर योग का हम किस तरह से अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सकते हैं। तो चंद्र नाड़ी अर्थात शीतलता, चंद्र नाड़ी मतलब कि जब हमारा बायां स्वर चल रहा है, यानी कि हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस आ जा रही है, और अगर हमारा बायां स्वर चल रहा है तब इसका मतलब हमारी चंद्र नाड़ी जागृत है, और इस समय हमारा विवेक जागृत है, हमारा मन क्या है, स्थिर है, गंभीर है, और इस समय मन में शांति है। इसलिए कोई भी जो विचारने पूर्वक कार्य है, विचार करने वाला कार्य है, बुद्धि जिसमें उपयोग होगी, जैसे कि विवाह करना है या कुछ पढ़ाई करनी है, या आपको कितना क्लियर दिया है ये डॉक्टर्स के लिए, देखिए औषधि देना है, अब डायग्नोसिस बनानी है, पेशेंट की बात सुननी है, कोई रसायन बनाना है, मैत्री करनी है, दूर की यात्रा करनी है, तो ये सभी मतलब चंचलता के उस स्वभाव में नहीं होना चाहिए। ये स्थिर स्थिर दृष्टि से होना चाहिए, स्थिर स्वभाव से करना है ये सब काम। तो इस समय जो है, इस कार्य का आरंभ जब हम करें तो इसको हम थोड़ा सा याद रखें, और जब ये ध्यान करें कि इस तरह का कोई कार्य कर रहे हैं तो हम सर चेक करें, और हम इस बात पर वेट करें कि हमारी चंद्र नाड़ी चल रही हो, तब इस कार्य को आरंभ करें। क्योंकि वो ऐसे काम जो है जिनमें हमें अधिक सोच विचार की आवश्यकता है, एक धैर्य की आवश्यकता है, एक स्थिरता की आवश्यकता है, उस समय जो है हमारा जो स्वर है वो बायां स्वर एक्टिव होना चाहिए। दूसरी तरफ उत्तेजना, आवेश एवं जोश के साथ कार्य करने पर जो कार्य ठीक होते हैं उनके लिए सूर्य स्वर उत्तम। अब कुछ काम ऐसे हैं, आपको कोई लीड करना है, कुछ चीज आपको किसी से लोहा लेना है, आपको युद्ध में जाना है, या इसमें जो कार्य है वो तो कुछ सब कुछ अच्छे नहीं बताए गए हैं। तो हाँ, लेकिन फिर भी जिसमें बल का प्रयोग होता है। आगे पढ़ते हैं। जैसे क्रूर कार्य, स्त्री भोग, भ्रष्ट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्वंस करना, विष खिलाना, मद्य पीना, हत्या करना, खेलना, काठ पत्थर पृथ्वी रत्न को तोड़ना, तंत्र विद्या, जुआ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि। यह उपयुक्त कठोर कर्मों का समर्थन या निषेध नहीं है। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया। यहाँ पे ये नहीं कहा जा रहा कि ये सही है कि गलत है। एक केवल एक दृष्टा के भाव से सब कार्य बता दिए गए कि इन कार्यों में शक्ति अधिक लगेगी, तो सूर्य का स्वर आपका उत्तेजित रहना चाहिए। शास्त्रकार ने तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया है कि ऐसे कार्य उस वक्त अच्छे होंगे जब सूर्य की उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उत्तेजित हो रहा हो। शांतिपूर्ण मस्तिष्क से भली प्रकार ऐसे कार्य को कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है। इसका तात्पर्य ये नहीं है कि सूर्य स्वर में अच्छे कार्य नहीं होते। संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश समाज अथवा आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं। सब काम कोई हम बुरे उसके लिए इंटेंशन के लिए नहीं करते ना। किसी की जीवन रक्षा करनी है, किसी अन्याय से लोहा लेना है, किसी अनीति का सामना करना है, उससे लोहा लेना है, उस समय हमको शौर्य भी चाहिए, पराक्रम चाहिए, बल चाहिए, और उस समय वो मनोबल चाहिए जिससे हम उससे लड़ सके। तो उस समय हमको ये चाहिए कि हमारे अंदर सूर्य का जैसा तेज हो। संघर्ष और युद्ध आदि कार्य देश समाज अथवा आश्रित की रक्षार्थ भी हो सकते हैं, और उनको सब कोई प्रशंसनीय बतलाता है। इसी प्रकार विशेष परिश्रम के कार्यों का संपादन भी समाज और परिवार के लिए अनिवार्य होता है। ये भी सूर्य स्वर में उत्तमता युक्त होते हैं। तो ये आपको ये तय करना है कि ये कार्य में अगर पराक्रम की आवश्यकता है, बल की आवश्यकता है, पौरुष की आवश्यकता है,
तो उस समय सूर्य स्वर उत्तम है। और यदि कोई धीर गंभीर कार्य करने जा रहे हैं तो उसमें चंद्र स्वर आवश्यक है। कुछ क्षण के लिए जब दोनों नाड़ी ईड़ा पिंगला रुककर सुषुम्ना चलती है, तब प्राय शरीर संधि अवस्था में होता है। यह संध्या काल है। दिन के उदय और अस्त को भी संध्या काल कहते हैं। इस समय जन्म या मरण काल के समान पारलौकिक भावनाएं मनुष्य में जागृत होती हैं। मतलब इस समय एक तरह से क्या हो गया, आप सोल कॉन्शियस हो गए। जैसे जन्म और मरण के समय आपकी स्थिति होती है ना कि आप पूरा यूनिवर्स से कनेक्टेड है, जन्म लेने के बाद ही तो विस्मृति होती है। और जब कहते हैं कि जब मृत्यु आती है, इस पे तो रिसर्च भी है, तो आपका पूरा जीवन जो है एक फिल्म की तरह आपके सामने से घूम जाता है। तो एक सेकंड में कहते हैं ना कि भले ही आदमी बोल नहीं पा रहा हो, लेकिन उसको समझ में आ जाता है कि मेरा अंतकाल नजदीक है। अंदर से एक आवाज आ जाती है कि मैं अब इस शरीर छोड़ने वाला हूं। तो उस समय जो है आपके जीवन भर की घटनाएं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में बिल्कुल फिल्म की तरह आपके अंदर चलती हैं। और ये ईईजी मैपिंग से प्रूव हो चुका है। जो बिल्कुल तुरंत मरने वाले लोग थे, उनकी जब ब्रेन की मैपिंग करी गई, उनका ईईजी लिया गया, तो उसमें बहुत इरेटिक ट्रेसिंग्स पाई गई। इस तरह की मतलब कि ब्रेन जो है बहुत, न्यूरॉन्स जो है बहुत तेजी से फायर कर रहे हैं, स्पेशली कौन सेंटर के, जो पास्ट की मेमोरी से संबंधित थे। मतलब जो सपोज कोई 80 वर्ष का व्यक्ति है जो मरणासन है, उसके ब्रेन में एकदम छोड़ने ही वाला शरीर, तो देखा जाएगा कि जो उस 20 वर्ष में, 15 वर्ष में, 25 वर्ष में जो उसके साथ घटित हुआ, वो जो सेंटर्स जो मेमोरी स्टोर थी, वो सेंटर्स फायर कर रहे हैं, वो वाले न्यूरॉन्स मतलब वो एक्टिव हो रहे हैं। तो इसका मतलब पुरानी घटनाएं वो सब उसके अंदर चलचित्र की तरह चल रही हैं। तो ये समय ऐसा है संधि काल का, जब आपके अंदर सुषुम्ना में प्राण प्रवाह कर रहे हैं, तो उस समय जो है मनुष्य में पारलौकिक भावनाएं जागृत होती हैं। ठीक है। फिर उस समय आप सांसारिक नहीं रहेंगे। वो ऐसा मतलब प्रकृति का नियम है कि वो ऑटोमेटिकली आपकी जो थॉट्स है वो दूसरे लोग के बारे में ज्यादा विचार करेंगी, और संसार की ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं अरुचि होने लगेगी। स्वर की संज्ञा से भी मनुष्य का चित्त सांसारिक कार्यों से कुछ उदासीन हो जाता है और अपने वर्तमान अनुचित कार्यों पर पश्चाताप स्वरूप खिन्नता प्रकट करता हुआ कुछ आत्मचिंतन की ओर झुकता है। ये क्रिया बहुत ही सूक्ष्म होती है, अल्पकाल के लिए आती है, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नहीं पाते। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधना का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है। लेकिन इतने तो हम जागरूक नहीं रहते कि हमें पता चल पाए कि कब हमारी सुषुम्ना जागृत है। किंतु सांसारिक कार्यों के लिए ये स्थिति उपयुक्त नहीं है। लेकिन अगर पता चल जाए तो उस समय फिर हमें बैठ करके ध्यान या जप करना चाहिए, जिससे कि उससे हमारे को अधिक लाभ पहुंचेगा। या आत्मचिंतन कर सकते हैं यदि पता चल जाता है तो। इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा, लेकिन संसारिक कार्यों के लिए अच्छा नहीं है। तो मतलब उस समय आपको संसार से एक तरह से डिस्कनेक्ट करना अपने आप को, है ना। संसारिक गतिविधियों में लिप्त ना रह करके आप एकांत में आत्मचिंतन या ध्यान करें। पर ये साथ में ये बात बहुत है कि ये इतना सूक्ष्म घटित हो रहा है और इतना अल्पकाल के लिए हो रहा है कि इसको पहचानना भी उतना आसान नहीं है। यदि इस समय परमार्थ चिंतन और ईश्वर आराधना का अभ्यास किया जाए तो निस्संदेह उसमें बहुत उन्नति हो सकती है। किंतु सांसारिक कार्यों के लिए यह स्थिति उपयुक्त नहीं है। इसलिए इसलिए सुषुम्ना स्वर में आरंभ होने वाले कार्यों का परिणाम अच्छा नहीं होता, वे अक्सर अधूरे या असफल रह जाते हैं। सुषुम्ना की दशा में मानसिक विकार दब जाते हैं और गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा बहुत उदय होता है। इसलिए इस समय में दिए हुए शाप या वरदान अधिकांश फलीभूत होते हैं, क्योंकि इन भावनाओं के साथ साथ
आत्म तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता है। ईड़ा शीत शीत ऋतु है, पिंगला ग्रीष्म ऋतु। जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों में शीत की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार चंद्र नाड़ी शीतल होती है, और ग्रीष्म ऋतु के महीनों में जिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार सूर्य नाड़ी में उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है। अब पढ़ते आगे, स्वर बदलना। कुछ विशेष कार्यों के संबंध में स्वर शास्त्रज्ञों के जो अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए बहुत ही सुविधाजनक होगी। बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पर्श करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बढ़ाकर, ये तो मैंने एक्सप्लेन ही किया था पहले, चंद्र नाड़ी चलती है तो 4 बार LEFT लेफ्ट, और सूर्य स्वर है तो 5 बार RIGHT राइट। सिंपल फॉर्मूला है। उसी पैर को जमीन पर पटक कर प्रस्थान करना चाहिए। आपका राइट स्वर चल रहा है तो राइट चेहरे, राइट हाथ से राइट फेस पे हाथ फेर करके और राइट पैर को 5 बार जमीन पे पटक करके आगे चलना चाहिए। और लेफ्ट चल रहा है तो लेफ्ट हाथ से चेहरे पे हाथ करके फेर करके लेफ्ट पैर को आगे करके 4 बार पैर को जमीन पे पटक करके तब आगे बढ़ना चाहिए। यदि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, जो स्वर ना चल रहा हो, के पैर को पहले आगे बढ़ाकर प्रस्थान करना चाहिए और अचलित स्वर की ओर उस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए। अच्छा, इसी रीति के उससे उसकी बढ़ी हुई उष्णता को अपना अचलित स्वर की ओर का शांत भाग अपनी आकर्षण विद्युत को खींचकर शांत बना देगा और मनोरथ में सिद्धि प्राप्त होगी। गुरु मित्र अफसर राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलित हो तब वार्तालाप या कार्यारंभ करना चाहिए। इसको जरा सा डॉक्टर साहब आप क्लियर करेंगे कि जब ये गुरुदेव लिख रहे हैं कि किसी क्रोधी पुरुष के पास जाना है तो अचलित स्वर, मतलब देखिए, मान लीजिए कि हमारा लेफ्ट स्वर नहीं चल रहा उस समय। तो अपना लेफ्ट कंधा उस पुरुष की ओर करके थोड़ा हाँ। सा पीछे होके ऐसे बैठे कि आपका जो स्वर नहीं चल रहा है वो शरीर का हिस्सा उसको फेस करे। मुंह के सामने अपना मुंह रख के नहीं, बल्कि अपने अचलित स्वर की तरफ का बॉडी पार्ट उसके शरीर की तरफ करके बात करें, थोड़ा तिरछे होके, ताकि उसके शरीर की बढ़ी हुई ऊर्जा हम्म। आपका अचलित स्वर वाला हिस्सा एब्जॉर्ब कर ले। फिर चाहे वो लेफ्ट हो चाहे राइट, इससे मतलब नहीं। उससे मतलब नहीं है। हाँ, तो यही मतलब, जो फिर चाहे। उसकी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है जो उसे क्रोध दिला रही है वो खत्म हाँ। हो जाएगी। अच्छा, ठीक हाँ, है। पर दूसरी तरफ गुरुदेव लिख रहे हैं कि जब किसी गुरु मतलब अपने से बड़े मत अफसर राज दरबार से अब चले तो वाम स्वर चले तो तब वार्तालाप, मतलब लेफ्ट, वाम मतलब लेफ्ट ना। हाँ, जब आप गुरु मित्र अफसर राज दरबार से जबकि वाम स्वर चलता हो तो वार्तालाप या आप जो भी ये 4 संबंध लिखे हैं, हम्म। गुरु मित्र अफसर या राज दरबार, तो आप यही तो चाहेंगे कि आपका भला हो, और जो भी हम्म। भला हो वो लॉन्ग लास्टिंग हो। तो चंद्र स्वर में शीतलता के साथ साथ सबसे बड़ा गुण है स्थिरता। स्थिरता। जो भी बॉन्ड बनेगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, हम्म। जो भी मैत्री संबंध आएगा वो लॉन्ग लास्टिंग होगा, लंबे समय तक चलेगा। इसलिए गुरु मित्र अफसर और राज दरबार में जाते समय अपना बायां स्वर चला लें, ताकि आपके अंदर शीतलता आए, जो कार्य सिद्ध हो उसमें स्थिरता आए। हम्म। तो मतलब ये है कि अगर वार्तालाप शुरू कर रहे हैं और उस समय अगर राइट चल रहा है तो वेट करें चेंज होने का स्वर। पहले से लेफ्ट, उसके लिए प्लान करके, मान लीजिए कल आपको जाना है, आपको अपने गुरु से मिलना है, तो आज रात में आप पहले भोजन करके तो बाई करवट सोना चाहिए। ये तो तो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के जर्नल्स में भी आ गया है कि जब आप खाना खाएं तो बाई हम्म। करवट सोएं। बाई करवट सोने से मेडिकल साइंस के हिसाब से क्या होता है
कि पेट में जो खाना भरा है वो लौट करके इसोफेगस में नहीं आता, अर्थात खट्टी डकारे नहीं आती, हम्म। क्योंकि स्टमक के नीचे की तरफ तो एक वॉल्व होता है, लेकिन स्टमक के ऊपरी ऊपर सिरे भी। पे वॉल्व थोड़ा कमजोर होता है। हम्म। तो जब बाई करवट सोते हैं तो पेट में भरे हुए खाद्य पदार्थ उलट उलट करके और इसोफेगस में अर्थात मुंह में नहीं आते हैं, खट्टी डकारे नहीं आती हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी के हिसाब से, मेडिकल साइंस के हिसाब से खाना खाने के बाद बाई करवट सोना चाहिए। ठीक है। लेकिन फिर उसके बाद जब खाना पच जाए, क्योंकि बाई करवट सोएंगे ना तो बाई नाक नीचे होगी बिस्तर की तरफ, तो वो दब जाएगा और चलेगा कौन सा स्वर, दायां। तो हाँ। वो खाना पचाएगा। फिर 2-3 घंटे ऐसे लेट के फिर आप दाई करवट हो जाए। जब दाई करवट सोएंगे तो बायां स्वर चलेगा, तो सुबह जब आप उठेंगे तो बायां स्वर चलेगा। तो जिस दिन आपको जो स्वर चलाना है तो सुबह उठते समय ऑपोजिट करवट ले लें। अगर मान लीजिए आपको किसी से लड़ाई झगड़ा करना है तो आप दायां स्वर चलाना चाहते हैं तो बाई करवट सोते रहे रात भर, सुबह उठेंगे दायां स्वर चलेगा। जिस करवट सोते हैं उसमें जो ऊपर की तरफ छत की तरफ जो स्वर होगा वो चलेगा। जो नाक का छेद आपके बिस्तर की तरफ होगा वो दब जाता है, वो बंद हो जाता है। एक पॉइंट और है कि मान लीजिए हमको जो भी कार्य करना है वो दोपहर में करना है या शाम को करना है, तो क्या ये सुबह का जो स्वर है चलता हुआ वो तब तक इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि तब तक तो नहीं, स्वर ये बदल जाएगा। बदलते रहते हैं, स्वर बदलते रहते हाँ हैं वही तो। और उसके भी अलग नियम है। लेकिन आगे गुरुदेव ने बताया हुआ है कि जो स्वर आपको चलाना है तो आप उसमें से बार बार सांस लीजिए और अंगूठे से दबाए रहिए वो स्वर जिसको नहीं चलाना है। उसके तरीके गुरुदेव आगे सबसे बता रहे हैं। डॉक्टर साहब अभी बता रहे हैं, क्योंकि माते हाँ, जैसा हमने गुरुदेव की पुस्तक में पढ़ा, ये लगभग 1 घंटे में हमारा स्वर बदलता है। तो पहले से प्रिडिक्शन कर पाना कि किसी से हमें मीट करना है तो उस वक्त कौन सा होगा, जैसे अगर जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि दोपहर को, तो हमें ये नहीं पता होगा कि दोपहर को कौन सा चल रहा है, लेकिन घटना से थोड़ी पहले जरूर हम अनुमान लगा लेंगे। और गुरुदेव ने ये बताया है कि उसको बदलना कैसे है। हाँ, सही आगे है। दिए हुए हैं, आगे दिया हुआ है कैसे बदलना है। प्रैक्टिस। इट इज अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। हाँ, और वैसे अपने बच्चों को ये जरूर सिखाएं कि हर समय उठते समय स्वर को चेक करें, तो हम्म। उनके विज्ञान में कोश के जागृत होने की पृष्ठभूमि बनने लगेगी। बनने लगेगी। हाँ, आप अगर अपना स्वर चेक भी करते रहेंगे, इस समय कौन सा चल रहा है, इस समय क्या है, तो उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, हाँ। आपका ध्यान बढ़ेगा, आपके विज्ञान में कोश की जागृति की पृष्ठभूमि बननी शुरू हो जाएगी। ठीक। तो कई बार ऐसे अवसर आते हैं जब कार्य अत्यंत ही आवश्यक हो सकता है, किंतु उस समय स्वर विपरीत चलता है। ये जो प्रश्न हम लोग कर रहे थे वो गुरुदेव आगे बता रहे हैं कि कार्य आवश्यक है लेकिन स्वर उसके अनुरूप नहीं चल रहा है। तब क्या उस कार्य के लिए किए किए बिना ही बैठा रहना चाहिए? नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार जब रात को निद्रा आती है किंतु उस समय कुछ कार्य करना आवश्यक होता है, तब चाय आदि किसी उत्तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते हैं, उसी प्रकार हम कुछ उपायों द्वारा स्वर को बदल भी सकते हैं। नीचे कुछ ऐसे नियम लिखे जाते हैं, तो इसको हम लोग कल पढ़ेंगे बार बार रिपीटेडली, जिससे कि हम लोग इसको याद रख सके, है ना, क्योंकि ये ऑर्डर में पढ़ना को तो पड़ेगा। थोड़ा सा आज पढ़ लेते हैं, कर फिर रिपीट कर लेंगे, केवल ये जो 3 लिखे हुए हैं। जो स्वर नहीं चल रहा है उससे अंगूठे से दबाएं, और जिस नथुने से सांस चलती है उससे हवा खींचे। फिर जिससे श्वास खींची है उसे दबाकर पहले नथुने से, यानी जिस स्वर को चलाना है उससे श्वास छोड़ें। इस प्रकार कुछ देर तक बार बार करें, श्वास की चाल बदल जाएगी। जो स्वर नहीं चल रहा है उसे अंगूठे से दबाएं, और जिस नथुने से सांस चलती है उससे हवा खींचे। फिर जिससे सांस खींची है उसे दबाकर, मतलब एक अनुलोम विलोम जैसे स्थिति करनी है, उससे निकाल दें। इस प्रकार कुछ देर बार बार करें तो चाल बदल जाएगी। ठीक है। तो ये हो गया। जिस नथुने से श्वास चल रही है उस करवट से लेट जाए तो स्वर बदल जाएगा, मतलब उसे बंद कर लेंगे, जिस करवट लेटेंगे वो स्वर बंद हो जाएगा। इस प्रयोग के साथ पहला प्रयोग करने से स्वर और भी शीघ्र बदलता है, मतलब फर्स्ट और सेकंड को मिला लेंगे अगर तो और तेजी से बदल जाएगा।
जिस तरफ का स्वर चल रहा हो उस ओर की कांख बगल में कोई सख्त चीज कुछ देर दबा लो तो स्वर बदल जाता है। पहले और दूसरे प्रयोग के साथ ये प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है। इसको कल पढ़ के और महिमा दीदी इसको साथ साथ कल प्रैक्टिस भी करा दी है ना। देयर एंड देन वी कैन चेक कि बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं ना। तो कल इसको पहले पढ़ लेंगे, कितना है देखें आगे जरा, आगे मातेकली पढ़ाइए। बहुत बहुत ही उत्तम जो है वो विचार है कि इसको प्रैक्टिकल देन एंड देयर हाँ, करके। 5 इसके स्टेप्स हैं। तो कल इसी तरह से थोड़ा सभी लोग अपना इस तरह से रखिएगा कि लेटने की भी व्यवस्था रखिएगा, थोड़ा उसको भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है महिमा दीदी, हो जी जाएगा। ठीक है। जिनके पास पुस्तक है वो पढ़ भी हम्म, लें इन बिंदुओं को, क्या। है ना। जिनके पास किताब है ये, वो इन हाँ बिंदुओं को मीटिंग में आने से पहले पढ़ भी लें जरा, हाँ दो हाँ, चार बार। 5 पॉइंट्स पढ़ लें तो थोड़ा सा हाँ, जब इंस्ट्रक्शंस देंगी वो तो इजीली फॉलो हो पाएंगे। वही वही। ठीक है। ठीक है, सभी को प्रणाम, सभी का प्रणाम आभार प्रणाम के लिए। प्रणाम, धन्यवाद। प्रणाम। ओम शांति शांति शांति।